गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। इससे पहले का वीडियो विराम चिन्ह से संबंधित था, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। इस वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिससे उत्साह बढ़ता रहे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मुझे बाहर जाना है। एक वाक्यों का समूह कह सकते हैं, इसको पूरा वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि जब तक कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगता है तब तक उस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है कि मुझे बाहर जाना है। पूछ रहा है कि निम्नांकित चिन्ह को पहचानिए जो इस वाक्य के लिए उचित होगा। तो इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम और लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग तो शब्दों को संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए होता है। अल्प विराम बहुत कम समय रुकने के लिए होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्न के लिए होता है। यहाँ कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, कथनात्मक वाक्य है और कथनात्मक वाक्य में हमेशा पूर्ण विराम लगता है। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह से तो सभी परिचित होंगे, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और प्रश्न चिन्ह लगता कहाँ है? जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह तो निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा लंबा होता है और योजक चिन्ह बहुत छोटा होता है। तो यहाँ जो निर्देशक चिन्ह है वो डी वाला है। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, पहले तो ये हम समझ लें कि अल्प विराम लगाते कहाँ हैं। तो वाक्य बोलते समय जहाँ हम बहुत कम समय रुकते हैं उसको लिखित रूप में दर्शाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इन चारों में से अल्प विराम का चिन्ह है बी वाला। ये ऑप्शन सही है, ये इसका विराम चिन्ह होता है। अगला है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम कौन पहचानिए। तो पूर्ण विराम तो आपको पहचानने में देर होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? द्विउक्ति मतलब एक ही शब्द दो बार आए तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम एक ही साथ आता है, यहाँ वहाँ, आज कल और राम कृष्ण, राधा राधा, तो इस तरह के प्रश्नों में योजक चिन्ह लग जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचारों के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य की गति अंतिम रूप ले, इसका मतलब है कि वाक्य वहां रुक जाए, स्टॉप हो जाए, पूरा हो जाए। तो जहां पूरा हो जाए वहां कौन सा लगाते हैं? पूर्ण विराम। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये विराम चिन्ह जो ऑप्शन 8 में दिया हुआ है इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका नाम क्या है? विराम चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या
संयोजक चिन्ह। तो ये जो है ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। जैसे परिष्कार, परिष्कार का अर्थ होता है सुधार। तो इसके बीच में हम ये तुल्यता सूचक, मतलब कि ये भी और ये भी, ये दोनों समान हैं। तो जहाँ तुलना करने का वो होता है वहाँ पे तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है विराम का अर्थ है। विराम शब्द का अर्थ क्या है? चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या स्वर। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जब कई संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक साथ दिए हों तो प्रत्येक के बीच में विराम, अल्प विराम चिन्ह लगता जाता है और सबसे लास्ट वाला जो संज्ञा होता है इसके बाद और अंतिम वाले संज्ञा के पहले समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा प्रयोग होगा ए वाला ऑप्शन, यानी अल्प विराम का। अगला है आनंद घर आया, रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो सबसे अंत में तो पूर्ण विराम इसके लिए उपयुक्त होगा, लेकिन यहाँ दो वाक्य दिख रहा है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ दो वाक्य कम से कम एक साथ हैं जिनके बीच में कोई अन्य चिन्ह नहीं है, कोई शब्द नहीं है। तो इसके बीच में हम लगाएंगे अल्प विराम चिन्ह, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला है मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह मुझे नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? इसके लिए उचित विराम चिन्ह होगा ए वाला अल्प विराम, क्योंकि जहां किंतु, परंतु, लेकिन वाक्य के बीच में होता है तो उसका प्रयोग न करके यहाँ हम एक वाक्य के पूरा होने पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अगर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो जो ये समुच्चय बोधक शब्द है ये हट जाएगा। तो तब इसका स्वरूप हो जाएगा मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहाँ अल्प विराम लगेगा, वह नहीं मिला, ये वाक्य सही होगा। और अंत में तो पूर्ण विराम लगेगा ही, जहां भी वाक्य की समाप्ति होती है वहां पूर्ण विराम अवश्य लगेगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे यदि कोई शब्द हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो ये प्रधानमंत्री किसके लिए प्रयोग किया गया? नरेंद्र मोदी के लिए। इसके बीच में जो हमारा चिन्ह लगेगा वो अल्प विराम लगेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतंत्र दिवस पर आए, तो प्रधानमंत्री अगर इसके बीच पहले लगा देते हैं तो प्रधानमंत्री के बाद अल्प विराम होगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र मोदी, तो जो भी समान अधिकरण शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला है वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए
तो उनके बीच में अभी बताया यहाँ पर कि कौन सा चिन्ह होगा, बी वाला ऑप्शन, वहां अल्प विराम लगेगा। अगला है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। छंद, दोहा, चौपाई, सुरठा, रोला, ये सब जो हैं इनके चरण होते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, रज के बाद हमारा एक चरण समाप्त हो जा रहा है। तो इनके बीच में जहां छंदों का पहला चरण समाप्त होता है वहां हम लगाते हैं अल्प विराम, यानी कि हमारा डी वाला, सॉरी, ए वाला ऑप्शन सही है। डी वाला तो अवतरण चिन्ह है, ये नहीं लगेगा। ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें उचित विराम चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह। जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ जाना है के बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जब हम जाना है इसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यहाँ तो शब्द जो है वो हट जाएगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। अगर अल्प विराम को हटाएंगे तो उसकी जगह यहाँ पर तो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। अगला है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक वाक्य अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, दूसरा वाक्य उसी में शुरू हो जा रहा है, तो ऐसे समानाधिकरण वाक्यों के बीच में अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है और वो अर्ध विराम लगता है इस प्रकार से। ये अर्ध विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हम एक वाक्य की समाप्ति पर और दूसरे वाक्य के शुरू होने से पूर्व लगा देते हैं। जैसे सूर्योदय हो गया, यहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो गई तो यहाँ हम लगाएंगे सूर्योदय हो गया के बाद अर्ध विराम। पक्षी चहचहाने लगे, दूसरा वाक्य चहचहाने लगे के बाद अर्ध विराम। और सबसे अंतिम की पवन भी मंथर गति से चल पड़ी, इसके बाद यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा, मतलब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम तो लगेगा। लेकिन ये जो एक वाक्य और ये दो वाक्य, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, तो इनके बीच में अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। अब अर्ध विराम और अल्प विराम में अंतर क्या होता है। जब वाक्य अलग अलग होते हैं, उनको एक साथ समाप्ति पर किया जाता है तो ये अर्ध विराम का चिन्ह लगता है। लेकिन जैसे अगर हम कहते हैं कि राम आया, यहाँ आया के बाद एक क्रिया समाप्त हो गई तो वहां अल्प विराम लगाएंगे। खाना खाया, इसके बाद भी अल्प विराम लगाएंगे। और पढ़ने बैठ गया, दोनों में यही अंतर है। पढ़ने बैठ गया तो यहाँ पर जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। अगला है पूर्ण विराम का प्रयोग, तो ये तो सभी को पता है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। किसी वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन दिया हुआ है वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर और छंदों के एक चरण की समाप्ति पर।
तो वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते ही हैं। कहानी और उपन्यास जब हम लिखते हैं तो इसमें भी विभिन्न वाक्य जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो उनके बीच में हम उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते जाते हैं। जहाँ चरण पूरी तरह से छंद का समाप्त होता है, छंद का चरण जहाँ पूरी तरह से समाप्त होता है तो उसकी समाप्ति पर भी हम एक या ये दो पूर्ण विराम लगा देते हैं। लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो जब छंद का पहला चरण समाप्त होता है तो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। अगला है तुम कब आओगे। इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? तुम कब आओगे? ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपविराम और कोष्ठक। तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इस वाक्य में ये तो पढ़ने पर ही लग रहा है कि कौन सा चिन्ह यहाँ लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जो भी विस्मय बोधक शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद इसको लगा दिया जाता है, यानी कि आहा के बाद हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? दिया हुआ है ऑप्शन सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि समस्त पदों में इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे रात दिन। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। तो जो द्वंद्व समास होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है और इसलिए संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा। विवरण चिन्ह कौन सा है? यहाँ विभिन्न ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो जो ऑप्शन ए है ये तो अवतरण चिन्ह है, दोहरा अवतरण है। जो ऑप्शन डी है ये रिक्त स्थानों के जगह पर लगाया जाता है, ये भी नहीं है। सी वाला भी लाघव चिन्ह है, लेकिन जो हमारा बी वाला है ये विवरण चिन्ह है। जब हमें किसी चीज का विवरण देता है, जैसे नीचे नदियों के नाम दिए गए हैं और वहां विवरण चिन्ह हम लगा के नदियों के नाम लिख देते हैं। अगला है पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह, इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब है कि किसी के द्वारा कहे गए बात को उसी के शब्दों में लिखना। तो इसके लिए हम दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और लाघव चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं शब्दों को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए। तो ये दोनों चिन्ह है ऑप्शन ए वाला। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद को किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम। तो त्रुटि विराम या त्रुटि चिन्ह इसको कहते हैं, इसी को हंस पद चिन्ह भी कहते हैं। और ये लगाया जाता है जब लिखते समय कोई शब्द हमारा छूट जाता है तो उसके पास ये लगा के और उसके ऊपर उस छूटे हुए शब्द को हम लिख देते हैं। तो इसी को हम हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह कहते हैं। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। तो तुल्यता सूचक चिन्ह अभी हमने बताया, ये प्रश्न रिपीट हो गया, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। समाप्ति सूचक चिन्ह,
समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें दिख रहा है कि समाप्ति सूचक चिन्ह है। सी वाला ऑप्शन जो है ये टीका चिन्ह है। बी वाला ऑप्शन जो है ये त्रुटि चिन्ह है। लेकिन ए ऑप्शन जो है ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। जहां हम अध्याय को समाप्त करते हैं वहां इसका या इसका प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं ये समाप्ति सूचक चिन्ह हैं। अगला है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चीज चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए हमेशा लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह भी इसको कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से। अगला है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या फिर उपविराम चिन्ह? इसमें उपविराम चिन्ह ये होता है, जैसे दहेज के बाद ये चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद एक अभिशाप, तो ये उपविराम चिन्ह हुआ। कोष्ठक चिन्ह या तो हम इस प्रकार से लगाते हैं या फिर इस प्रकार से लगाते हैं, तो कोष्ठक चिन्ह ये हो गया। निर्देशक चिन्ह हम एक डैश के रूप में लगाते हैं और विवरण चिन्ह जो है वो ये होता है। अब हम कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कठिन शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी शब्द का जब अर्थ स्पष्ट करना हो तो उस शब्द को लिखने के बाद कोष्ठक चिन्ह के अंदर हम उसके आशय को लिख देते हैं और उसके बाद पूरा वाक्य कर देते हैं। तो इस प्रकार ये विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न उत्तर थे कुछ। अगले वीडियो में वर्ण से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को लेकर उपस्थित होंगे। वर्ण का वाक्य शुद्धि में, वाक्य बनाने में, वाक्य लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि एक छोटी सी बिंदी, एक छोटी सी मात्रा वाक्य के पूरे अर्थ को बदल देती है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।